continue episode. Let's start. जब आदित्य, मनाली और देविका पार्टी से निकले तब देविका कार चला रही थी। मनाली उसके साथ आगे पैसेंजर सीट पर बैठी थी और आदित्य पीछे बैठा थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। जब वो पार्टी के अंदर था तो उसे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर आते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। उसने खिड़की के कांच ऊपर कर लिए, पर फिर भी हल्की हवा मनाली वाली खिड़की में से अंदर आ रही थी। कार में तीनों कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थे। आदित्य और मनाली बस रियर व्यू मिरर में एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। इस बात को जब देविका ने नोटिस किया तो उसे हंसी आ गई और वो जोर से हंसने लगी। तब आदित्य और मनाली का ध्यान टूटा और फिर मनाली ने देविका को हल्के हाथ से मारा, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी ट्रबल हुई और फिर जब वो सीधी हुई तब तीनों हंसने लगे। जितनी देर उन्हें आने में लगी थी उससे कम टाइम में वो घर पहुंच गए थे। देविका ने जब अपनी गाड़ी पार्क की तब आदित्य उसमें से उतरा और वहीं पर खड़ा रहा। उसके पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उसके मन में वही ख्याल वापस चल रहा था। शायद वो जो करने वाला है उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा और कहीं ना कहीं उसके एक्शंस का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ सकता है। शायद जो हमला उसके ऊपर होने वाला है वो कभी भी आ जाएगा। इन बातों को सोचकर वो थोड़ा सा निराश हो गया और फिर से ब्लैंक होने ही वाला था कि तभी मनाली पीछे से आई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे लिए रुके हो, है ना? सो स्वीट। चलो हमें जल्दी जाना भी है। 2:15 हो गए हैं और 4 बजे से मुहूर्त है। हमें जाने में टाइम भी लगेगा। इतना कहकर वो आदित्य को खींचकर घर के अंदर ले जाने लगी और देविका फिर उसी तरह से हंसते हुए उन दोनों को देखने लगी। जब वो घर के अंदर एंटर हुए तब आदित्य ने सोच लिया कि वो अभी सारी चीजों को इग्नोर कर देगा और बस इस बात पर फोकस करेगा कि उसे मनाली के साथ शादी करनी है और फिर घर जाना है। उसने अपने आप को समझाया कि वो इस बारे में घर पहुंचने के पहले तक नहीं सोचेगा और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने लगा। मनाली, देविका और आदित्य जब तीनों हॉल के अंदर एंटर हुए तब देविका आराम से सोफे पर बैठ गई और फोन चलाने लगी। तभी मनाली ने उससे कहा, मैंने तुम्हें फोन चलाने के लिए नहीं बुलाया है। पर दीदी मैं तो 2 मिनट बस चेक ही कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो और जब तक मैं पैकिंग करूंगी तो मैं थोड़े दिन का काम तुम्हें समझा दूंगी। तुम उस हिसाब से मैनेज कर लेना, नहीं तो माँ मुझ पर भी चिल्लाएंगी और तुम पर भी। और ध्यान रखना उस टाइम में फोन पर मत खोए रहना। माँ को तुमसे बहुत उम्मीद रहती है। तुम चलो मेरे साथ अब। मनाली की बात सुनकर देविका उठी और तब मनाली ने आदित्य से कहा, तुम्हारा सारा सामान तो यही है, बाकी जो भी तुम पैक करना चाह रहे हो वो पैक कर लो, फिर हम चलते हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, आदित्य ने एक स्माइल के साथ कहा। उसकी इतनी बात सुनकर ही मनाली देविका का हाथ खींचकर उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगी। वहीं आदित्य जब हॉल में था तो उसने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और वो भी अपने कपड़े इकट्ठे करने लगा। उसे पता था कि उसे वहां जाकर कुछ काम नहीं करना है, इसीलिए कोई भी सूट या फिर प्रोफेशनल कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेफ्टी के लिए उसने 1-2 ड्रेस रख ली और बाकी अपनी डेली यूसेज के कपड़े एक सूटकेस में भर लिए, जो बहुत ही छोटा था। फिर उसने सर्वशक्ति के फल भी बैग में छुपा कर रख दिए और इसी तरीके से उसका काम बहुत जल्दी फिनिश हो गया। वो आराम करने के लिए सोफे पर बैठ गया और तब उसे ऊपर के कमरे से बहुत सारी कन्वर्सेशन की आवाजें आ रही थी, जैसे कभी कोई चीज गिर रही हो या फिर मनाली कभी देविका को चिल्ला रही थी कि ये मत करो, वो मत करो, इसको वहीं पर रख दो, और कभी तो उन दोनों के हंसने की आवाज भी उसे आ रही थी। आदित्य खुश था कि वो अपनी नई जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत आज करने जा रहा है और उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसने सोचा कि आखिर वो कितने टाइम से इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक दिन वो और मनाली एक हो जाएंगे। 10,000 साल के सफर में हर दिन वो साधु महाराज से यही कहता था कि उसे मनाली के पास जाना है, पर साधु महाराज उससे पूछते थे कि वो जाकर क्या बदलाव करेगा, और आदित्य ने वो बदलाव इस तरीके से किया है कि वो आज उससे शादी करने वाला है। तब वो कहीं ना कहीं यही चाह रहा था कि साधु महाराज को उसकी इस बात का पता चले, लेकिन फिर उसे अपने आप पर भी हंसी आएगी क्योंकि उसे यह भी पता था कि साधु महाराज को आदित्य के बारे में सब पता होगा और वो उसे कभी दिखते नहीं है, पर वो जरूर उस पर नजर रख रहे होंगे। आदित्य यही बातें सोच रहा था कि तभी उसे स्टेयर्स पर मनाली के नीचे उतरने की आवाज आने लगी और एक बैग के स्टेयर्स से टकराने की आवाज भी आई। वो खड़ा हुआ और उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से मनाली आने वाली थी।
जैसे ही वो नीचे आई तब आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। मृणाली ने एक लाल कलर की चुनरी वाली साड़ी पहन रखी थी। आदित्य ने देखा कि उसके माथे पर एक लाल कलर की बिंदी थी, आंखों में काजल और होंठ पर उसी तरीके की लिपस्टिक। ये सब मिलकर उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे और वो बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। फिर वो एक दो कदम आगे आई और उसने पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर, आदित्य ने कहा, जैसे कि वो बात उसके मन से अपने आप ही निकल गई हो। वो बस मृणाली को ही कंटिन्यूअसली देखने लगा। उसने कभी भी मृणाली को शादी के बाद से साड़ी में नहीं देखा था, क्योंकि अक्सर ही वो जब ऑफिस जाती थी तब सूट पहनती थी और घर में रहती थी तो टी शर्ट और लोअर में ही घूमती थी। लेकिन आदित्य को अपनी शादी से ज्यादा कुछ भी याद नहीं था और तभी उसने उसकी साड़ी ध्यान से देखी और उसने पूछा, एक सेकंड, ये तो वही जोड़ा है ना जो मेरी माँ ने तुम्हें शादी के वक्त पर दिया था? आदित्य के सवाल को सुनकर मृणाली के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हें याद है? हाँ, ये वही जोड़ा है। मैंने तुम्हारे साथ अपने जीवन की शुरुआत इसी को पहनकर की थी और अगर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो मैं यही पहनना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर ही आदित्य के चेहरे की रौनक और बढ़ गई और एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर छा गई। फिर उसने आसपास न देखने की चिंता करते हुए वो मृणाली के पास गया और उसके गुलाबी होठों पर अपने होठों को रखकर एक किस कर दी और मृणाली भी उसका साथ देने लगी। तभी उन्हें बैग पटकने की आवाज स्टेयर्स की तरफ से आई और वो एक दूसरे से दूर हुए। तब आदित्य ने देखा कि वहां पर देविका खड़ी है जिसके हाथ में दो दो बैग्स हैं और उसने चिढ़ते हुए कहा, ओके। अगर आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो क्या हम चल सकते हैं या फिर यहीं रुकने का प्लान है? क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए यहीं रुकना हो तो बता दो, मैं ऊपर जाकर सो जाऊंगी। देविका की बात सुनकर आदित्य और मृणाली दोनों उसे देखकर हंसने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकलने लगे। आदित्य ने मृणाली और अपना सूटकेस बहुत ही आसानी से उठा लिया क्योंकि उसके अंदर बहुत ही एनर्जी थी। उसे इतनी आसानी से सूटकेस उठाते हुए देख देविका बहुत हैरान हुई, पर उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं और वहीं मृणाली बस देविका को देखकर हंस रही थी। फिर देविका कार ड्राइव करने लगी और मृणाली और आदित्य दोनों पीछे बैठे हुए थे। उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और वो ब्लश कर रहे थे। तब देविका ने रियर व्यू मिरर में देखकर कहा, मैं आप दोनों को पहले ही कह दूं कि अगर आपने बैक सीट पर रोमांस शुरू किया तो मैं देखने लग जाऊंगी। अगर फिर एक्सीडेंट हो तो मुझसे शिकायत मत करना। तो या तो आप संभल जाओ या फिर मैं संभल जाती हूँ। देविका की बात सुनकर एक बार फिर उन लोगों को हंसी आ गई और तब मृणाली ने हंसते हुए कहा, ठीक है देविका, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब तुम बार बार मुझसे जलो मत प्लीज। मैं नहीं जल रही, एक्सीडेंट हो गया तो पता चलेगा कि कौन जल रहा है। देविका की इतनी बात सुनकर आदित्य और मृणाली फिर जोर जोर से हंसने लगे। देवगिरी पर्वत तक का रास्ता बहुत ही लंबा था और उन तीनों ने उस रास्ते को ज्यादातर हंसी मजाक करते हुए ही बिताया। जहां पर देविका आदित्य और मृणाली को छेड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृणाली बार बार उसे सरकास्टिक रिप्लाई दे देकर चुप करा रही थी और देविका मजबूर होकर कुछ नया सोचकर उसे रिप्लाई कर रही थी। उन दोनों को देखकर आदित्य को भी हंसी आ रही थी और वो थोड़ा एंजॉय कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो देवगिरी पर्वत के उस मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। आदित्य भले ही अपनी नई जिंदगी के पहले दिन देवगिरी पर्वत पर आया था, लेकिन उस समय रात हो गई थी और वो इसकी खूबसूरती को देख ही नहीं पाया था। पर्वत बहुत ही बड़ा था और उस पर हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। सबसे ऊपर ये राम सीता का मंदिर था, जिस पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे क्योंकि वो सब इतने ऊपर चल नहीं पाते थे। जिनके पास कार थी वही आते जाते थे। आदित्य उस मंदिर को देख रहा था कि तभी मृणाली ने उससे पूछा, तुम तैयार हो? 10,000 साल से इस मोमेंट के लिए तैयार हूं मैं। एक बार फिर से ये शब्द जैसे आदित्य के अंदर से ही निकल गए थे और वो स्माइल करने लगा। तब मृणाली ने भी कुछ नहीं कहा और वो मंदिर के अंदर जाने लगे। आदित्य को पता चला कि देविका ने पहले ही पंडित जी से बात कर रखी थी और इसलिए उन्होंने सारा अरेंजमेंट पहले ही कर लिया था। आदित्य ने देखा कि पंडित जी ने मंदिर के एक कोने में छोटा सा मंडप बना रखा था। वहीं पर बीच में एक हवन कुंड रखा हुआ था। उसके पास में सभी वो चीजें जो उसने पहले भी अपनी शादी में देखी थी, जिनमें आम की लकड़ी, तना और पत्ता, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी,
मुलैठी की जड़, कर्पूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गुग्गल, लुबान, इलायची, शक्कर और जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल या गोला, कलावा या लाल रंग का कपड़ा, सब शामिल थे। आदित्य मुस्कुराकर वही चीजें देख रहा था और जब मृणाली ने उसका हाथ पकड़ा तो वो उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ठीक वैसा ही आंसू था जैसा पार्टी में था। उसने उसके हाथ पर अपनी ग्रिप और मजबूत कर दी और जब मृणाली ने उसकी तरफ देखा तब उसने गर्दन हिला दी। फिर वो दोनों आगे बढ़कर हवन कुंड के पास रखे आसन पर बैठे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जी सर, थैंक यू।